क्लास में वर्क के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो वर्क तब होता है जब फोर्स लगे और डिस्प्लेसमेंट हो, और डिस्प्लेसमेंट भी ऐसे हो कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल ना हो, क्योंकि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल 90 डिग्री होगा तो भी वर्क क्या हो जाएगा, जीरो। फिर हमने देखा अगर फोर्स जिस डायरेक्शन में लगता है डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में होगा तो वर्क कैसा होता है, पॉजिटिव। अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है तो वर्क नेगेटिव, और अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा तो जीरो। और वैसे देखा था जनरल फॉर्मूला क्या आ जाता है, एफ एस कॉस थीटा, और ये अपने को ध्यान रखना है, थीटा जब 90 से छोटा होता है तो कॉस थीटा पॉजिटिव होता है, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल अगर 90 से कम होगा तो वर्क कैसा होगा, पॉजिटिव। अगर थीटा 90 से कम है तो कॉस थीटा पॉजिटिव आएगा, तो कॉस थीटा अगर पॉजिटिव है तो वर्क भी कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो अगर एंगल 90 डिग्री से कम होता है तो वर्क पॉजिटिव होता है, और अगर एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होता है तो कॉस थीटा कैसा होता है, नेगेटिव, तो वर्क भी कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो ये हमने वर्क के बारे में पढ़ा था और कुछ प्रॉब्लम्स करके देखा था कैसे वर्क फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, cos 180 माइनस 1 होता है, ये हमने लिखा भी था शायद, cos 180 माइनस 1 होता है, cos 0 1 होता है, और cos 90 0 होता है। एनर्जी, तो एनर्जी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वांटिटी होती है। एनर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, है ना। हम भी बोल रहे हैं, चल रहे हैं, लिख रहे हैं, किसके कारण, एनर्जी के कारण। अगर एनर्जी नहीं होगी तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, फैन चल रहा है, किस कारण चल रहा है, एनर्जी के कारण। ठीक है, तो एनर्जी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वांटिटी होती है। अब बिना एनर्जी के लाइफ पॉसिबल नहीं है, तो अपने अंदर भी एनर्जी है तभी हम बोल रहे हैं हम जिंदा हैं। एनर्जी निकल जाएगी तो डेड बॉडी हो जाएंगे, ठीक है ना, फिर कुछ नहीं कर सकते। तो जो भी है वो सब किसके कारण हो रहा है, एनर्जी के कारण हो रहा है। अब उसको फिजिकली हम कैसे डिफाइन करें, हम सीधे ऐसे बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास एनर्जी है मतलब हम कुछ कर सकते हैं। ये एनर्जी होगी, कोई जिंदा आदमी है वही कुछ कर पाएगा ना, अब कोई डेड बॉडी है वो कुछ कर पाएगी। मतलब एनर्जी है तो क्या कर सकता है, कोई भी वर्क किया जा सकता है, कुछ काम किया जा सकता है। एनर्जी नहीं होगी तो कोई काम नहीं किया जा सकता। तो एनर्जी को ऐसे ही डिफाइन करते हैं कि एनर्जी क्या होती है, एबिलिटी टू डू वर्क। कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास या किसी भी पार्टिकल के पास एनर्जी है मतलब वो क्या कर सकता है, वर्क कर सकता है। जरूर नहीं करेगा, अपने अंदर एनर्जी ऐसा नहीं कि अपन वर्क करेंगे, मर्जी है करें ना करें, ठीक है ना, तो कर सकते हैं बाकी। तो ये एनर्जी होती है। और एनर्जी भी एक तरह की नहीं होती, कई तरह की एनर्जीज हो सकती हैं। जैसे हीट एनर्जी है, ठीक है ना, लाइट एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मस्कुलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, हाँ, तो एनर्जी बहुत तरह की हो सकती है, लेकिन बेसिक फंडा यही है कि एनर्जी का मतलब क्या है कि वो क्या कर सकता है, कुछ वर्क कर सकता है सिस्टम, तब हम क्या बोलेंगे उसके पास एनर्जी है। और एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट भी हो सकती है। जैसे फैन चल रहा है, अब क्यों चल रहा है, उसमें से जब एक करंट जा रहा है तब वो चल रहा है। अगर करंट नहीं फ्लो करेगा, स्विच बंद कर दोगे तो फैन चलेगा। तो उसमें क्या हो रहा है, कुछ कन्वर्जन हो रहा है। कौन सी एनर्जी कन्वर्ट हो रही है,
इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो हमने करंट फ्लो कराया, करंट इसमें क्या थी उसके पास, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है ना, तो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही अगर हम एक बॉल को ऊपर से छोड़ते हैं तो वो नीचे जाएगी, तो उसके पास क्या आ जाती है, कुछ वेलोसिटी आ जाएगी। तो अभी अपन देखेंगे भी टर्म, तो ऐसे बोलते हैं कि ऊपर उसके पास क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी, और नीचे जाने पे वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी। ऐसे ही अगर मान लो जो कोई भी जैसे गुब्बारा है वो फटा अचानक से, क्या होगा, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी इसमें कन्वर्ट होगी, उसकी जो इंटरनल एनर्जी होगी। ऐसे ही कोई बॉम्ब फटता है तो उसकी जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो किसमें कन्वर्ट होती है, हीट की फॉर्म में। तो इस तरह से एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में बेसिक आइडिया हम देखेंगे कि एनर्जी क्या होती है, और मेनली हम दो तरह की एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, एक तो काइनेटिक एनर्जी, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी। तो लिखो, एनर्जी इज द इंटरनल कैपेसिटी ऑफ अ सिस्टम। एनर्जी इज द इंटरनल कैपेसिटी ऑफ अ सिस्टम टू डू वर्क। एनर्जी इज द इंटरनल कैपेसिटी ऑफ अ सिस्टम टू डू वर्क। तो किसी भी सिस्टम की जो इंटरनल कैपेसिटी होती है वर्क करने की, उसको क्या बोला जाता है, एनर्जी। इसका मतलब अगर किसी भी सिस्टम के पास या बॉडी के पास एनर्जी है तो वो क्या कर सकता है, वर्क कर सकता है। एनर्जी नहीं है तो वर्क नहीं कर पाएगा, ठीक है। उसके बाद अच्छा, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, जूल्स। वर्क की क्या होती है, वर्क की भी जूल होती है। उसके बाद लिखो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। देखो, एनर्जी कैन हैव many forms. Energy can have many forms. The various forms include potential energy, kinetic energy, heat energy, chemical energy, electrical energy, light energy, nuclear energy, etc. ठीक है ना, और भी फॉर्म्स हो सकती हैं। तो कॉमन जो फॉर्म्स हैं जो हम देखते हैं वो इस तरह की, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, एटसेट्रा। ठीक है, और इन सब का मतलब यही है, अगर हम बोल रहे हैं एनर्जी है मतलब वो क्या कर सकते हैं, वर्क करने की कैपेसिटी रखते हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे तो दो एनर्जीज के बारे में पढ़ेंगे, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल। अच्छा, इन दोनों को मिलाकर मैकेनिकल एनर्जी भी बोला जाता है।
ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी अलग से कुछ नहीं है, वो काइनेटिक और पोटेंशियल को कंबाइंड फॉर्म में क्या बोला जाता है, मैकेनिकल एनर्जी बोला जाता है। काइनेटिक एनर्जी, हाँ हेडिंग काइनेटिक एनर्जी। अब देखो कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो मूव कर रहा है, जैसे अपन एक तो लिविंग बींग्स हैं तो वो तो ठीक है, एक डिफरेंट तरह की उनमें वर्क करने की कैपेबिलिटी होती है कि हम बैठे बैठे हैं, उछल सकते हैं, कूद सकते हैं, चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जो एनर्जी है वो हम डिफरेंट फॉर्म में क्या कर सकते हैं, यूज। और वो एनर्जी हम खाना खा के प्राप्त करते हैं, है ना। नहीं खाएंगे तो धीरे धीरे एनर्जी कम होने लगेगी और फाइनली पूरी भी कम हो सकती है। और लेकिन जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, अब वो अपने आप से तो कुछ नहीं कर सकते। वैसे अगर वो रेस्ट पे हैं तो क्या वो कोई वर्क कर सकते हैं? वर्क का मतलब फोर्स लगा के किसी चीज को डिस्प्लेस करना। अब जैसे मान लो ये डस्टर है, यहां पे रेस्ट पे है, तो क्या किसी चीज पे वर्क कर सकता है? नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर मान लो इसी डस्टर को अपन ने थ्रो किया, अब ये किसी चीज से टकरा कर उसको क्या कर सकता है, धकेल सकता है। क्या वो तुमको खाना है? तो ठीक है, तो किसी चीज से टकरा कर उसको क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है, यानी कि फोर्स लगाकर डिस्प्लेसमेंट जनरेट कर सकता है। तो अपन क्या बोलेंगे, इसके पास क्या आ जाएगी, एनर्जी। कब आई वो? जब ये चल रहा है, मोशन में है। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसके पास वर्क करने की कैपेबिलिटी होती है, और ये वर्क करने की जो कैपेसिटी या कैपेबिलिटी होती है वही क्या होती है, एनर्जी। ठीक है। अब मोशन के कारण, ठीक है ध्यान रखना है, वर्क करने की कैपेसिटी को क्या बोला जाता है, एनर्जी, चाहे वो किसी भी कारण से हो। लेकिन एक बॉडी अगर मोशन के कारण वर्क करने की कैपेसिटी रखती है तो उस फॉर्म ऑफ एनर्जी को क्या बोला जाता है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूविंग है, मोशन में है, तो वो वर्क कर सकता है, तो उस फॉर्म ऑफ एनर्जी को क्या बोला जाता है, काइनेटिक एनर्जी, जो किसके कारण होती है, मोशन के कारण होती है। दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो लिखो, मूविंग ऑब्जेक्ट कैन डू वर्क, a moving object can do work आगे लिखो, an object moving faster, फुल स्टॉप के बाद फुल स्टॉप लगा के, an object moving faster can do more work, can do more work than an identical object, than an identical object moving relatively slow, than an identical object moving relatively slow. आगे लिखो, a moving bullet, a moving bullet, blowing wind, a moving bullet, blowing wind, rotating wheel, rotating wheel, घूमता हुआ पहिया, rotating wheel, a speeding stone, a speeding stone, speeding stone can do work। ठीक है, ये सभी चीजें क्या कर सकती हैं, वर्क कर सकती हैं। किसके कारण, मोशन के कारण। और इसी को क्या बोलते हैं फिर अपन, काइनेटिक। तो लिखो इसमें आगे,
देखो, द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ सिस्टम, द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ सिस्टम by virtue of its motion, by virtue of its motion to do work, to do work is called kinetic energy. ठीक है, तो किसी भी सिस्टम की जो एबिलिटी है वर्क करने की, किसके कारण? उसके मोशन के कारण, उसको क्या बोला जाता है? काइनेटिक एनर्जी। ध्यान रखना, सब चीजें कंफ्यूज नहीं करना। एनर्जी सिर्फ एबिलिटी टू वर्क, वो किसी भी कारण से एबिलिटी है, वो क्या होगी? एनर्जी। लेकिन मोशन के कारण जो वर्क करने की एबिलिटी होती है, उसको क्या बोला जाता है? काइनेटिक एनर्जी बोला जाता है। ठीक है, तो हमने जो भी देखा कि एक बुलेट है, या व्हील रोटेट कर रहा है, या स्पीड से स्टोन जा रहा है, ठीक है, या विंड ब्लो कर रही है, ये सब क्या कर रहे हैं? मोशन में है। और इस मोशन के कारण वो क्या कर सकते हैं? वर्क कर सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे? उन सब के पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, तो शॉर्ट में अपन ऐसा बोल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? एनर्जी पोजेस्ड, तो लिखो इन शॉर्ट, इन शॉर्ट काइनेटिक एनर्जी is the energy, kinetic energy is the energy possessed by an object, possessed by an object due to its motion, due to its motion the, आगे लिखो, the kinetic energy of an object, the kinetic energy of an object increases with its speed, increases with its speed. अब काइनेटिक एनर्जी को अपन समझ गए कि किसके कारण होती है? मोशन के कारण। ज्यादा तेजी से कोई चीज मूव कर रही होगी तो उसके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। अब मैथमेटिकली हम इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? तो एनर्जी क्या है? वर्क करने की एबिलिटी। तो अपन वर्क से रिलेट कर सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो आगे लिखो, लिखो, sorry, the kinetic energy of a body, the kinetic energy of a body moving with a certain velocity, moving with a certain velocity is equal to work done on it, is equal to the work done on it, is equal to the work done on it to make it acquire, to make it acquire that velocity. To make it acquire that velocity. ठीक है, तो किसी ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी जनरेट कर जितना वर्क करना पड़ेगा, वही उसके लिए क्या बोलेंगे हम? काइनेटिक एनर्जी। अब इसका हम डेरिवेशन कर सकते हैं काइनेटिक एनर्जी के लिए कि क्या होगी काइनेटिक एनर्जी। तो अपन क्या बोल रहे हैं? किसी ऑब्जेक्ट पे हमने कुछ वर्क किया, उस वर्क करने से जितनी उसके पास एनर्जी आएगी, वही क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी।
अब वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट पे हमने फोर्स लगाया और वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन याद है क्या होती है? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, या वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a इज इक्वल टू s। तो लिखो, कंसीडर an object of mass m, consider an object of mass m having initial speed u. Consider an object of mass m having initial speed u. आगे लिखो, assume a constant force, assume a constant force capital F, मतलब कैप ये वाला, ठीक है ना? assume a constant force F is acting on the particle, is acting on the particle due to which its acceleration is a, due to which its acceleration is a, such that a is equal to f by m और f is equal to ma। ये भी पढ़ा हुआ है न्यूटन्स लॉ, है ना? एक्सीलरेशन f by m होगा, या f किसके बराबर होता है? ma। ठीक है, आगे लिखो, if velocity of object, if velocity of object after displacement s, if velocity of object after displacement s is v, then we can write v square minus u square is equal to 2as। ठीक है, ये लिख सकते हैं। और s is equal to 2a, sorry, s is equal to v square minus u square by 2a। क्या हो गया? वो प्लस तब आता है जब ऐसे लिखोगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ऐसे लिखोगे तो यहां प्लस होगा, बाकी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर क्या होता है? 2as। ठीक है, अब देखो ये डिस्प्लेसमेंट आ गया, और जो फोर्स है वो क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। तो फोर्स, सिंस फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू, अच्छा इधर पे एक्सीलरेशन अगर हम देखें तो एक्सीलरेशन को क्या लिख सकते हैं? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2s। ठीक है, तो फोर्स इज मास इनटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दें तो याद आएगा m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s, याद आएगा। ऑल्सो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करोगे तो क्या आ जाएगा? m बाय 2 v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, याद आएगा।
वर्क एफ इंटू एस, तो ये एफ था, इस एस को यहां ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया, तो एफ इंटू एस किसके बराबर आ जाएगा, एम बाय टू इंटू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। ठीक है। अच्छा, अगर ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट पे था, इफ द ऑब्जेक्ट इज starting from its stationary position, that is u is equal to 0, then तो वर्क किसके बराबर आ जाएगा, हाफ एम वी स्क्वेयर। अगर u 0 हो गया तो ये टर्म 0 हो गई, तो वर्क क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वेयर। देखो अब इसमें हम क्या बोल रहे थे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पे जो हम वर्क कर रहे हैं उसके कारण उसमें क्या आ रही होगी, एनर्जी। जैसे एनर्जी वर्क करने की कैपेबिलिटी होती है, वैसी वर्क करने से क्या आएगी किसी ऑब्जेक्ट के पास, एनर्जी। तो अगर इनिशियली वो रेस्ट पे था, यानी कोई एनर्जी नहीं थी उसके पास, तो जो वर्क किया उससे ये एनर्जी आ गई, तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो लिखो, thus the kinetic energy possessed by an object, possessed, P-O-S-S-E-S-S-E-D, possessed होता है कि possessed होता है, तो काइनेटिक एनर्जी possessed by an object of mass m moving with a uniform velocity v, is ek is equal to half m v square. E energy moving with uniform velocity v is, तो E एनर्जी, K किसके लिए यूज कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वेयर। देखो अब कभी भी अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास पता है, स्पीड पता है, तो हम काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वेयर। अच्छा, ये वाली टर्म भी इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, ये वर्क क्या आ रहा है, हाफ एम वी स्क्वेयर माइनस हाफ एम यू स्क्वेयर। तो अगर किसी सिस्टम के ऊपर वर्क पूछा जाएगा तो वर्क किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये तो काइनेटिक एनर्जी हो गई कि हाफ एम वी स्क्वेयर क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। यहां से हम देखें वर्क क्या है, इसको अपन अलग अलग देखें, हाफ एम वी टू स्क्वेयर, तो इसको क्या बोल सकते हो, हाफ एम वी स्क्वेयर माइनस हाफ एम। तो ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क किसके बराबर आ रहा है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। ये काइनेटिक एनर्जी तो हाफ एम वी स्क्वायर ही रहेगी, ध्यान रखना है। अब ये u जब रखोगे, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, तो हाफ एम यू स्क्वायर क्या हो गई, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। मतलब v उस इंस्टेंट की स्पीड है। जब मान लो पार्टिकल की इनिशियल स्पीड 10 है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में v को क्या रखेंगे, 10, बढ़कर वो 20 हो गई, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी में क्या रखेंगे, 20। तो v एक इंस्टेंट की स्पीड है, वो थ्रू आउट वाली स्पीड नहीं, वो तो चेंज हो सकती है। तो किसी इंस्टेंट पे अगर पार्टिकल का मास m है, स्पीड v है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर। अगर कोई पूछे वर्क कितना हुआ होगा ऑब्जेक्ट पे, तो वर्क काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में हम क्या लिख सकते हैं, चेंज इन काइनेट। तो नोट करके लिख लो, लिख लो, वर्क डन इज इक्वल टू
काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जो वर्क है ये हो जाएगा E के फाइनल माइनस E के इनिशियल, दैट इज हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है जो हमें ध्यान रखना है। ठीक है, याद रहेगा ये। अच्छा, इसमें एक और फॉर्मूला कई बार काम आता है, तो लिखो रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। मोमेंटम पता है क्या होता है? क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ मोशन एंड इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, मास के लिए इनर्शिया वर्ड भी कई बार यूज करते हैं। ठीक है, मास और इनर्शिया इफेक्टिवली सेम चीज होती है। तो मोमेंटम मास पे डिपेंड करता है और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। मोमेंटम कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर या स्केलर? मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, क्योंकि यहां पे वेलोसिटी होती है, एक्चुअली वेलोसिटी वेक्टर नहीं। हाँ, एनर्जी स्केलर क्वांटिटी लिख लो कहीं पे, अगर पीछे लिख लो एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो एनर्जी में ही लिख सकते हो जहां हमने एनर्जी डिफाइन की थी। और किसी भी फॉर्म की एनर्जी हो, ऐसा नहीं सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, चाहे काइनेटिक हो, पोटेंशियल हो, इलेक्ट्रिकल हो, न्यूक्लियर हो, सभी एनर्जीज कैसी क्वांटिटी होती हैं? स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। ठीक है, तो मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। अब हमको किसको रिलेट करना है? काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम से। तो जो काइनेटिक एनर्जी है E के, ये कितनी है? हाफ mv स्क्वायर। इसको हम एक काम करें, m से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। वही चीज है, बस हमने एक m से ऊपर मल्टीप्लाई कर दी और एक m से डिवाइड। ये m और m कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, अब m इंटू v क्या होता है? मोमेंटम। तो m स्क्वायर v स्क्वायर को क्या बोल सकते हैं? मोमेंटम का स्क्वायर। तो जो काइनेटिक एनर्जी है इसको p स्क्वायर बाय 2m ऐसे भी लिखा जा सकता है। या इसी से अगर देखें तो मोमेंटम को अंडर रूट 2m इंटू ई के ये भी लिखा जा सकता है। तो ये भी कई बार अपने को काम आते हैं रिजल्ट्स, ये भी याद रखने। देखो इसको दोबारा समझ लो एक बार। मोमेंटम हमने पहले पढ़ा हुआ है, मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। अब काइनेटिक एनर्जी अभी हमने पढ़ी क्या होती है? हाफ mv स्क्वायर। अब हमने क्या किया? एक m से मल्टीप्लाई कर दिया, एक m से डिवाइड कर दिया। तो इफेक्टिवली हमने कुछ चेंज नहीं किया, बस लिखने में थोड़ा सा अलग तरह से लिख दिया उसको, क्योंकि एक m कैंसिल हो जाएगा तो यही मिल जाएगी टर्म वापस। अब ये जो टर्म है ये एक्चुअली क्या लिखा हुआ है? m इंटू वी का होल स्क्वायर बाय 2m, और m इंटू वी क्या है? p, तो p का स्क्वायर अपॉन 2m, ये हो गया। तो ये काइनेटिक एनर्जी में तीन इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो हमें काम आते हैं कि एक तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv स्क्वायर। दूसरा, वर्क किसके बराबर हम लिख सकते हैं? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तीसरा, मोमेंटम से अगर रिलेट करना है तो हम इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है,
m से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, चाहे तो लिख लो मल्टीप्लाइंग न्यूमरेट, मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर को m से और डिवाइड भी कर दिया, ठीक है। मतलब इसके बाद चाहो तो एक स्टेप और लिख लो अगर समझ नहीं आ रहा है तो, हाफ एम वी स्क्वायर इंटू एम बाय एम, ठीक है। अगर ये स्टेप समझ नहीं आया तो इसको ऐसे लिख लो कि इज इक्वल टू m बाय m से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई चेंज नहीं आएगा। और ऊपर वाली टर्म को क्या लिख सकते हो, m स्क्वायर वी स्क्वायर, और नीचे वाली टर्म को 2m, ठीक है। अब कुछ प्रॉब्लम्स करके देखते हैं कैसे यूज करते हैं प्रॉब्लम्स में। क्वेश्चन लिखो एक, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 kg, an object of mass 15 kg is moving with a uniform velocity of 4 meter per second, is moving with a uniform velocity of 4 meter per second. What is the kinetic energy possessed by the object? What is the kinetic energy possessed by the object? देखो इनमें कोई ग्रेविटी का यूज नहीं है, एक्सीलरेशन की भी जरूरत नहीं है बेटा, इसमें मास और स्पीड दे रखा है, तो काइनेटिक एनर्जी सिर्फ मास और स्पीड पे डिपेंड करता है, वर्क नहीं यूज करना है अपने को। हाँ ठीक है, तो हमको अब वो हमने जो डेरिवेशन किया था उसकी अब जरूरत नहीं है, वो तो हमने एक बार कर लिया। अब जो मेनली रिजल्ट्स काम आएंगे वो कौन से आएंगे, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी पूछी है तो हाफ एम वी स्क्वायर। हाँ अगर वर्क वाला रिजल्ट है तो कभी जरूरत पड़ सकती है कि अगर वर्क दे रखा है या तो काइनेटिक एनर्जी दे रखी है तो वर्क हम डिफरेंस से निकाल सकते हैं। कई बार वर्क निकालना पड़ सकता है, मतलब तो हम ऐसे फाइंड करेंगे, या काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है तो वर्क की जरूरत पड़ सकती है। इसमें तो सिंपल सा है, हमें मास भी दे रखा है, स्पीड भी दे रखी है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। हाँ तो हाफ एम हो गया 15, वी हो गया 4 का स्क्वायर, तो हाफ इंटू 15 इंटू 16, 8, 15 इंटू 8 क्या रहेगा 120 यूनिट जूल्स, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 120 जूल्स। आ रहा है समझ? अगला क्वेश्चन लिखो, लिखो व्हाट इज द वर्क टू बी डन, what is the work to be done to increase the velocity of a car, what is the work to be done to increase the velocity of a car from 36 kilometer per hour to 72 kilometer per hour if the mass of the car is 1500 kg. Mass is 1500 kg. तो वर्क बताना है क्या होगा, स्पीड को 36 से 72 इंक्रीज करने में, अगर मास कितना है 1500। देखो इसमें मास तो दे ही रखा है, वेलोसिटीज भी दे रखी है, लेकिन ये किसमें दे रखी हैं, किलोमीटर पर आवर में। हमको किसमें यूज करनी होती है, एसआई यूनिट विच इज मीटर पर सेकेंड। तो यू है 36 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में करने के लिए क्या करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से। वेरी गुड, तो यह रहेगा 10 मीटर पर सेकेंड।
सिमिलरली जो फाइनल वेलोसिटी है 72 किलोमीटर पर आवर, तो वो आ जाएगी 20। ऐसे सॉल्व भी कर सकते हो या सीधे देख सकते हो, इसकी डबल है, 36 की डबल है, तो 10 की भी क्या आ जाएगी, डबल आ जाएगी। ठीक है, अब एनर्जी चेंज हो रही है तो पूछा है वर्क क्या होगा, तो वर्क किसके बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी। अच्छा ध्यान रखना है, इसको ऐसे नहीं लिख देना हाफ एम इंटू वी माइनस यू का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं होता, ये कॉमन मिस्टेक होती है, कई लोग कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है अपने को। ठीक है, अलग अलग देखें, तो हाफ एम कितना है 15, इसको कॉमन ले सकते हो, हाफ एम को, हाफ और एम दोनों में क्या है कॉमन, उसको कॉमन ले सकते हो। वी 20 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 400 माइनस यू स्क्वायर 100, ऐसे लिख सकते हो, तो आ जाएगा 1500 बाय 2 इंटू 300, इसको भी कैंसिल करोगे 150, तो 15 इंटू 15 होता है 225 और 3 जीरो और लग जाएंगे, तो ये एनर्जी सॉरी वर्क आ जाएगा जो उस पे हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, a particle of mass 2 kg, a particle of mass 2 kg has momentum 4 kg meter per second, has momentum 4 kg meter per second, find its kinetic energy, 4 kg meter per second, find its kinetic energy। तो इसमें मास दे रखा है 2 kg और मोमेंटम दे रखा है 4 kg मीटर पर सेकेंड। अब इसमें काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, पी स्क्वायर बाय 2m, तो पी स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16/2 इंटू 2, तो 4 जूल्स आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, अ पार्टिकल ऑफ मास 8 kg, a particle of mass 8 kg has kinetic energy 625 joule, find momentum of the particle, ठीक है, तो इसमें सीधे ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं या फिर इससे उसको लिख सकते हैं उस तरीके से। तो इसमें हमको क्या दे रखा है, मास दे रखा है, एक तो मास कितना दे रखा है 8 kg और काइनेटिक एनर्जी दे रखी है 625 जूल, तो जो मोमेंटम है वो होता है √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, तो 2 इंटू 8 इंटू 625। अच्छा, इसमें भी देखो जरूरी नहीं अपन पूरा मल्टीप्लाई करके सॉल्व करें, वो लेंथी हो सकता है, जैसे 8 इंटू 2 हम जानते हैं 16 का रूट हमें पता है और 625 भी हमें पता होना चाहिए, 25 का स्क्वायर होता है, तो 4 इंटू इसको अलग ले लो, 16 का रूट क्या आ जाएगा 4, 625 का 25, तो कितना आ जाएगा 100 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आ रहा है समझ। चलो एक और क्वेश्चन करो।
देखो, स्पीड ऑफ अ पार्टिकल इज डबल्ड, स्पीड ऑफ अ पार्टिकल इज डबल्ड, what will be the change in, या what will be the percentage change in kinetic energy, what will be the percentage change in kinetic energy. स्पीड को डबल कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी में कितना परसेंट चेंज आएगा? अच्छा, परसेंटेज चेंज का मतलब समझते हो तुम लोग? कैसे निकालते हैं परसेंटेज चेंज? परसेंटेज चेंज जो होता है फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू, ये तो पता है ना सबको। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv²। अब हमने एक पार्टिकल की स्पीड डबल कर दी, तो ये तो इनिशियल थी, इसको के आई बोल दें, आई मतलब इनिशियल। अब मास तो वही रहेगा पार्टिकल का, तो जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी उसमें बस हमने स्पीड को डबल कर दिया, यानी कितना कर दिया? 2v। तो अगर इसको मैं ई ही बोल लेता हूं, ठीक है ना, थोड़ा सिंपल करने के लिए, तो ये हो जाएगा हाफ m इंटू 4v², यानी 4 टाइम्स हाफ mv²। तो ये 4e के बराबर हो जाएगा। तो अगर कोई सीधे ये पूछता कि अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी E थी तो बाद में कितनी हो जाएगी, तो आंसर क्या होता? 4e। अगर कोई ये पूछता कि इनिशियल अगर काइनेटिक एनर्जी E थी, स्पीड डबल होने पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, तो क्या बोल सकते हैं? 4 टाइम्स e। आ रहा है समझ? लेकिन अपने से क्या पूछा है? परसेंटेज चेंज। तब इसमें सब्स्टिट्यूट करो तो फाइनल कितनी हो गई? यहां तक समझ आया? कोई दिक्कत किसी को? आ गया ना? तो हाफ mv² थी, उसको हमने क्या बोल दिया? e। अब v को डबल कर दिया, तो यानी v क्या हो गया? 2v। तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 4v²। तो 4 टाइम्स हाफ mv², और हाफ mv² किसके बराबर है? e। तो फाइनल कितनी हो गई अब काइनेटिक एनर्जी? 4e। इनिशियली कितनी थी? e अपॉन इनिशियल e इंटू 100। तो 4e माइनस e इज 3e अपॉन e इंटू 100। e कट गया तो कितना आ जाएगा? 300%। आया समझ? तो ऐसे हम काइनेटिक एनर्जी को समझ सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी वाला पार्ट अपना हो गया।